हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से अगर हमारी वॉइस में कोई दिक्कत लगे, एनर्जी लो लगे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट वेक्टर और पेस्ट को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पेपर से क्वेश्चन आना ही आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो फिर सिंपल सी बात है कि जब क्वेश्चन आता है तो क्यों इसे हम आसानी से जाने दें। तो आज हम इसी को देखेंगे और आज की वीडियो के हम पहले टॉपिक गंधी बग को देखेंगे। गंधी बग, ध्यान दीजिएगा, 2 बार रिपीट करने का सेंस ये है कि इसे लोग गांधी बग पढ़ते हैं, इस वजह से आपको बताया गया। इसे गंधी बग के नाम से जाना है। दूसरी बात, इसे हम राइस बग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसके अलावा मन में थोड़ा सा क्वेश्चन उठ सकता है, गंधी ही क्यों नाम पड़ा। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती है, बहुत अधिक मात्रा में आती है। इस वजह से इनके कार्य के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा है और इसी वजह से इनसे गंध आती है, इसी वजह से इनका नाम गंधी बग पड़ा। दूसरी बात, इसे राइस बग क्यों कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये चावल के पेड़ों पर, चावल के पौधों पर पाए जाते हैं, यानी कि धान के पौधे पर पाए जाते हैं, इसी वजह से इनका नाम राइस बग पड़ा। अब जो लोग गांव के नहीं हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ। इतना तो आपको पता ही होगा कि धान से ही हमें चावल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये धान के पौधों पे पाए जाते हैं, यानी कि चावल पर पाए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम राइस बग पड़ा, ठीक। ये सब तो ठीक है। अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पेस्ट क्या होता है। ये पेस्ट वर्ड क्या है। चलिए, वेक्टर तो मतलब समझ में आता है कि रोग वाहक, रोग को ले जाने वाला, ले जाने आने का काम करने वाला आपका वेक्टर कहलाता है, रोग वाहक कहलाता है। लेकिन ये पेस्ट क्या है। तो पेस्ट को हिंदी में कहते हैं पीड़क। अब ऐसा नाम से आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसको दुख है, पीड़ा है, पीड़ा कहते हैं ना हमें, पीड़ा है। तो बस वही बात है, ये किसानों के लिए पीड़क का काम करता है, दर्द का काम करता है। कैसे, वो क्या करता है देखिए। जो खेत में खड़ी फसल होती है, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप्स को, या जो हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे आपके जीव क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। और इसी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका चूहा, जो खेतों में तो धान की फसल को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, जाके फिर आप जहां स्टोर करके रखते हैं वहां से भी खा जाता है, ठीक है। एक आंकड़ों के अनुसार हर साल करीबन 6 से 7% चावल आपका चूहा खा जाता है, एक आंकड़ों के अनुसार। बाकी क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने कोई सर्वे नहीं किया था कि चूहे कितने खा रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ों के अनुसार बहुत बड़ी मात्रा जो है आपके वो चूहे खा जाया करते हैं। तो पेस्ट क्या है। पेस्ट है स्टैंडिंग क्रॉप्स या स्टोर्ड फूड ग्रेन्स को नुकसान पहुंचाने वाले जीव आपके क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे जीव जो कि खेत की फसलों को या स्टोर किए हुए अनाज को, ग्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके पेस्ट कहलाते हैं। चलिए, इसकी कहानी खत्म। अब बात करते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो वो भी देख लीजिए। तो ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली कोरिडिया, जीनस आपका, सुनिए, जीनस और आपका स्पीसीज। जीनस आपकी लेप्टोकोरेसिया है या लेप्टोकोराइजा है, और आपकी स्पीसीज वेरिकॉर्निस है। ध्यान दीजिएगा, इसे कुछ लोग लेप्टोकोराइजा पढ़ते हैं, कुछ लोग लेप्टोकोरेसिया पढ़ते हैं, जो आपको पढ़िए। मेरे को देखिए, पढ़ने से कभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वर्ड मीनिंग की प्रोनाउंसिएशन करिए कि अगर उसको प्रोनाउंसिएट करते समय हमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हैं। बस हमें इतना ध्यान देना है कि जो हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, क्या हम पेपर में उसके सहारे उसकी सही वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं या नहीं, बस इतना सबको ध्यान देना है। बाकी आप जो मन में आए वो पढ़िए। हम काफ़ी साल तक साइकोलॉजी को पिसाइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हमारी वर्ड मीनिंग की मेथड क्लियर रहती है। बाकी जानते रहिए कि उसे पढ़ते क्या है, उसे पढ़ते साइकोलॉजी हैं, लेकिन अपने मानसिकता में वर्ड मीनिंग को क्लियर रखने के लिए पिसाइकोलॉजी करके बोलेंगे, आपको वर्ड मीनिंग की एक एक वर्ड मिल जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आपको आता है कि चावल में लगने वाले किसी एक पेस्ट के बारे में बताइए, उसके रोकथाम कैसे, मतलब उसके कंट्रोल या प्रिवेंशन को बताइए, उसकी लाइफ साइकिल बताइए,
ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछता है कि वो किस तरीके से वो आपके धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है या चावल की फसल को नुकसान पहुंचाता है, या तो डायरेक्ट आपसे कह देगा, उसका साइंटिफिक नाम दे देगा और उसके बारे में पूछ देगा कि उसके लाइफ साइकिल, मार्फोलॉजी, डैमेज टू क्रॉप और ये आपके कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बताइए कि किस तरीके से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साइंटिफिक नेम पे भी क्वेश्चन आता है कि लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस के बारे में ये डिटेल दीजिए। मैं आपको बाद में पेपर में क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि क्या इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। आप खुद ही समझदार हैं, आपको पता भी होगा। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जहाँ जहाँ पर धान रोपा जाता है, बोया जाता है, वो यहाँ वहाँ पे पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये पूरे भारत में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ चावल की खेती, धान की खेती हर जगह की जाती है। सो इस वजह से ये जो पेस्ट हैं आपके, गंधी बग है आपका या राइस बग है, वो आपके पूरे भारत में पाया जाता है। लेकिन मेनली जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में धान बोया जाता है, रोपा जाता है, वहाँ पे इनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, और वो हैं आपके वेस्ट बंगाल, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। इन 3 राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में ये आपके पेस्ट पाए जाते हैं। और सुनिए, ये जो आपके पेस्ट हैं, जो आपका गंधी बग है, माफ कीजिएगा, जो आपकी गंधी बग है, इसका फेवरेट फूड तो आपकी धान की फसल ही है, यानी कि पैडी क्रॉप ही है। लेकिन अगर जब धान की फसल का टाइम नहीं होता है, तो ये ऐसे में अपनी लाइफ का गुजारा करने के लिए ये अन्य फसलों पर भी रह लेते हैं, जैसे कि आपका बाजरा हो गया, आपका शुगर केन हो गया, आपका मेज हो गया। कुछ ऐसी घासें होती हैं, उन घासों पर भी ये रह लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो इनका मन पसंदीदा खाना है वो चावल है, या कह सकते हैं धान की फसल है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इनके मार्फोलॉजी की, कि इनकी बनावट कैसी है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये लाइट ब्राउन कलर में या आपके ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। आपको फिगर में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइट ब्राउन में होते हैं या पूरे ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो इनकी लंबाई होती है वो 17 से 20 mm के बीच में होती है, यानी कि 17 to 20 mm होती है। लेकिन आप अपनी किताब से टैली कर लीजिएगा, खासकर किताब में 20 mm दिया होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी हाइट 20 mm तक होती है। और जो इनकी चौड़ाई होती है वो चौड़ाई 3 से 4.5 के बीच में होती है। तो वो आप अपनी किताब के अकॉर्डिंग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सिंपल सी बात है, जो इनकी बॉडी है आप फिगर में भी देख सकते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और इनके अंदर जो माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो सकिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये भी कुछ कुछ बी की तरह होते हैं। बी में जैसे सकिंग माउथ नहीं होता है, वैसे ही इनके अंदर भी सकिंग माउथ होता है। जब धान की फसल में जब धान आ जाता है, जो वो क्या कहते हैं, जब धान का वो निकल जाता है, क्या कहते हैं यार, नाम नहीं याद आ रहा, मतलब जब धान अभी कच्चा रहता है, ठीक है, ऐसे समझिए, तो वो दूध रहता है, उसके अंदर पहले ही तो चावल पड़ नहीं जाता है, पहले वो दूध रहता है। तो वो जब मिल्की सेक्रेशन के फॉर्म में रहता है, उसी टाइम पर ये उनके ऊपर बैठकर अपने सकिंग माउथ से उसके अंदर का जो मिल्की सेक्रेशन है उसको चूस जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो आपका धान का एक पर्टिकुलर एक ग्रेन है वो खाली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये बैठकर उसमें से जो उसका मिल्की सेक्रेशन है, जो बाद में आगे चलकर पककर चावल में कन्वर्ट होता, उसे तो ये चूस जाते हैं अपने सकिंग माउथ से। इस वजह से वो खाली हो जाता है और बाद में वो ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसमें चावल नहीं पड़ते हैं, और यही बीमारी सारी फसलों में ये फैलाते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो जान लीजिए। इनके पास 3 जोड़ा पैर होते हैं, यानी कि कुल 6 पैर होते हैं, और एक जोड़ा आपकी एंटनी होती है। एंटनी एक तरीके की सेंस ऑर्गन है, एक सेंस करने वाली चीज़ है, जिससे ये अपने इन्वायरमेंटल जो अपने आसपास का वातावरण है उसके सेंस को ग्रहण करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे इसकी माध्यम से, एंटनी के माध्यम से ये इन्वायरमेंटल सेंस को महसूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा
एक जोड़ा इनमें पंख पाया जाता है, ठीक, एक जोड़ा पंख भी पाया जाता है और इनके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती है, एक बहुत बुरी गंध आती है और उसी गंध की वजह से इसका नाम गंधी बग पड़ा। ठीक, इसी वजह से हम इसे गंधी बग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, एक बैड स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसका नाम गंधी बग पड़ा। और ये सुबह के टाइम पे एकदम मॉर्निंग में और शाम के टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सुबह और शाम के टाइम पे ये एक्टिव फॉर्म में आपकी धान की फसल को ख़राब करते हैं, खाते हैं, फीड करते हैं, जो भी आप कह लीजिए। देखिए नॉर्मली तो ये आपको पता ही होगा कि धान की खेती कब की जाती है। चावल की खेती आपकी जून से स्टार्ट होती है, ऐसा मान के चलिए जून जुलाई से स्टार्ट होती है और आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में काट पीट के ख़त्म होती है। ठीक, तो जो इनकी बढ़ती, जब इनकी मात्रा इंक्रीज कब होती है वो समय जानिए। तो जुलाई से लेकर जब धान की फसल रोप दी जाती है तो जुलाई से लेकर नवंबर तक के बीच में इनकी मात्रा, जो इनकी संख्या है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा में इस समय पर जन्म लेते हैं। और सुनिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनके जो एडल्ट हैं या जो इनके पेरेंट हैं वही इनको नुकसान पहुंचाते हैं या धान की फसल को या चावल की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनके बच्चे होते हैं, जिसे आप निम्फ कहेंगे, क्या निम्फ जो होते हैं वो भी धान को बराबर मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। वो भी, उनके अंदर भी सकिंग माउथ होता है और वो सक करके जो चावल का ग्रेन होता है, मतलब उस धान का ग्रेन होता है, एक सिंगल धान ले लीजिए, ठीक है, उस धान में अभी तो वो उसके अंदर मिल्की स्ट्रक्चर होता है और उसी मिल्की स्ट्रक्चर को ये अपने सकिंग माउथ के द्वारा सक कर जाते हैं, उसके दूध को पी जाते हैं, चूस जाते हैं। अब इस तरीके से वो जो धान अंदर है वो तो अंदर से खाली हो जाता है और उसके अंदर दाने नहीं पड़ते हैं, जो कि आगे चल के मैच्योर होने के बाद जब धान तैयार हो जाता तो उसमें चावल के दाने पड़ने चाहिए थे, जो कि इनकी वजह से चाहे इनके पेरेंट हो और चाहे इनका बच्चा हो, दोनों ही धान को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उम्मीद करता हूं आप बात समझे होंगे। और सुनिए, जब ये अपने अर्ली स्टेज में होते हैं, यानी कि जब ये बच्चे होते हैं, तब तो इनके अंदर पंख नहीं पाई जाती है, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो इनके अंदर एक जोड़ा पंख, एक जोड़ा एंटनी जो कि इन्वायरमेंटल सेंस का काम करती है, महसूस करने का काम करती है, और 3 जोड़ा आपके पैर पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये थी इनकी मार्फोलॉजी और इनका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इनकी मार्फोलॉजी बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, लाइफ साइकिल बताइए और किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल आराम से देखते जाइए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी बिल्कुल ना करिएगा। अच्छा सुनिए, एक चीज़ अभी भी याद आ गई, भूल गया था मैं। जो आपके फीमेल होती हैं ना, वो मेल से बड़ी होती हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी बॉडी है, वो मेल से थोड़ी बड़ी होती है। अब इसकी रीज़न क्या है वो भी जान लीजिए। जाहिर सी बात है, इसको फीमेल को, माफ़ कीजिएगा, इस फीमेल को अपने अंदर अंडे स्टोर करने हैं, पता ही है आपको। इसी वजह से इनके अंदर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है। प्रकृति का बनाया हुआ है भाई, प्रकृति से आप मजाक कैसे कर सकते हैं। नेचर ने खुद ही इनको इतने मैच्योरिटी के साथ डेवलप किया है कि उसको पता था कि आगे चल के इसे अपने अंदर एक कैरी करना है, इस वजह से इनका थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये मेल की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, और इतना भी जान लीजिए, जब ये अपने अर्ली स्टेज में होते हैं तब ये बैड स्मेल नहीं करते हैं, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तब ये अपने अंदर से बहुत बुरी स्मेल करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से नाम गंधी बग पड़ा है, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, गांधी जी नहीं बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की। इनकी लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। इनका जीवन काल देखिए क्या है कि जो आपका ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जो प्यार करते हैं, ये पूरे साल भर करते हैं। कोई इनका दिन विन नहीं होता है कि नहीं ये ही दिन में ये प्यार की प्रोसेस करते हैं। ये पूरे साल भर अपने प्यार की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुनिए,
जो उनके एडल्ट फीमेल होते हैं वो एक बार में करीबन 20 से लेके 30 तक के आपके अंडे की लेइंग करते हैं। वो भी कहाँ पर? धान की पत्तियों के ऊपर लेइंग करते हैं। और साथ ही साथ एक तरीके का लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं, जिनकी वजह से वो अंडे उसी धान की पत्तियों पर चिपक जाते हैं, गिरते नहीं हैं। बात समझे? एक बार में 20 से 30 अंडे की लेइंग करते हैं और ऐसे करते हैं ताकि वो और उस लेइंग के साथ साथ एक तरीके की लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो अंडे उसी पत्तियों पर चिपक जाते हैं, गिरते नहीं हैं। और सुनिए, ये अंडे आपके आकार में, शेप में वही ओवल शेप के होते हैं और चपटे होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं। और स्टार्टिंग के समय पर पीले कलर के होते हैं, बाद में चल के थोड़ा भूरे कलर के हो जाते हैं, मतलब भूरे के साथ साथ हल्के काले कलर के हो जाते हैं, ठीक है। फिर करीबन 5 से 6 दिन के बाद इन अंडों के अंदर से वो बच्चा बाहर निकलता है, वो शिशु निकलता है, जिसे हम लार्वा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे निम्फ कहते हैं, ठीक है। बाकी जगहों पे जो भी हमने अभी सेरीकल्चर और बाकी सब चीज़ें पढ़ी, वहाँ पे हमने क्या देखा, जब एग की हैचिंग होती है तो वहाँ से आपका लार्वा निकलता है। ये भी लार्वा ही है, बस इसको नाम आपने क्या दिया है? निम्फ दिया है। तो आपका 5 से 6 दिन के बाद अंडों के अंदर से निम्फ बाहर निकलता है, यानी कि लार्वा बाहर निकलता है, ठीक है। लार्वा भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप निम्फ जानिएगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, उसका नाम है निम्फ बाहर निकलता है। और सुनिए, ये जो आपके निम्फ है, निम्फ मतलब बच्चा कह लीजिए या कि लार्वा कह लीजिए, तो ये जो आपके निम्फ है, ये निम्फ से लेकर एडल्ट होने तक, निम्फ से लेकर एडल्ट होने तक अपने बॉडी को कम से कम 5 से 6 बार मोल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मोल्टिंग का मतलब होता है केचुली बदलना, यानी कि जब ये लार्वा थे, लार्वा से लेकर एडल्ट होने तक के बीच में ये करीबन 5 से 6 बार मोल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, अपनी केचुली को बदलते हैं या केचुली छोड़ते हैं, जो भी कह लीजिए, एक समझ लीजिए स्किन की ऊपरी लेयर को छोड़ते हैं, ठीक है, उसे ही कहते हैं मोल्टिंग। और ये प्रोसेस आपकी सेरीकल्चर में भी हुई थी, बाकी भी आपने जो और भी कल्चर पढ़े हैं वहाँ पे भी मोल्टिंग की प्रोसेस हुआ करती है। आपने ध्यान दिया होगा, आप लोग चालाक लोग हैं, ध्यान नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है। और भी सुन लीजिए, अपने जीवन काल में ही करीबन 200 से 300 अंडे दे देते हैं। इसके अलावा इनका जीवन काल करीबन 24 से लेके 30 दिन का होता है, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल करीबन 24 टू 30 डेज की होती है, यानी कि इनकी एक साल में कह लीजिए कई पीढ़ी देखने को मिलती है, कहीं कि 30 दिन में तो कुछ बेचारे मर जाते हैं, मतलब कितना पीढ़ी, मतलब हर महीना नया पीढ़ी, वाह क्या बात है। हर मंथ में एक नई पीढ़ी, इनकी एक नई जनरेशन चलती होगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो इनकी लाइफ साइकिल का पीरियड है आप देख ही सकते हैं, 24 से लेके 30 दिन तक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं कि ये फसल को नुकसान क्या पहुंचाते हैं, यानी कि डैमेज टू क्रॉप। तो देखिए, जो इनका बच्चा होता है, जो शिशु होता है यानी कि निम्फ, वो भी नुकसान पहुंचाता है, जो एडल्ट है वो भी नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। जो इसका बच्चा होता है, जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले पत्तियों पर, वो भी जो सबसे नाजुक नाजुक पत्ती होती है उनके अंदर सक करके उनका जूस पी जाता है। अब बार बार बेचारी का जूस पी जाएगा तो पत्ती बेचारी गुस्सा जाती हैं, मुरझा जाती हैं और पीले पड़ने लगती हैं, ठीक है, पीला पड़ने लगेंगी, यानी कि कुछ देर में खराब हो जाएंगी। चलिए, तो ये खराबी कौन करता है? ये आपका शिशु करता है, यानी कि निम्फ करता है। लेकिन निम्फ और एडल्ट दोनों मिलके क्या करते हैं वो सुनिए। तो ये दोनों लोग मिलके जो धान की बाल होती है, ठीक है, यानी कि जो चावल की बाल निकलती है, मेरे को यही वर्ड पीछे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, जो उनकी बाल निकलती है, उन बाल में के जो दाने होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये बैठकर अपने सकिंग माउथ के द्वारा, क्योंकि अभी तो धान आपका कच्चा है, इसके अंदर मिल्की सेक्रेशन है, तो इसे ये सक करके आसानी से उस मिल्की सेक्रेशन को चूस जाते हैं और अंदर हो जाता है खाली, और खाली हो जाता है तो ऐसे में उस बाल के अंदर चावल के दाने नहीं पड़ते हैं, और यही इनकी हरामखोरी है, सारा कुछ खा जाते हैं और चावल नहीं पड़ता है, तो फिर किसान को हानि होगी, यानी कि घाटा होगा।
अब लास्ट बात कि हम इनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं या इनको कंट्रोल कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, जो धान की खेत है, जो आपका पैडी फील्ड है, उसके आसपास का जो घास वाला एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी खरपतवार हैं, घास हैं, उनको तो पहले काट पीट के हटा दीजिए। नहीं हटाएंगे कहीं कि इन्हीं के ऊपर तो ये अभी फिलहाल में रहकर गुजारा कर रहे होंगे। भूल गए का, जब धान का टाइम नहीं रहता है तो ऐसे में ये इन्हीं सब घासों पर रह के अपना गुजारा करते हैं। फिर जैसे ही इनमें मतलब आप फसल रोपते हैं तो ये घासों से निकल कर यहाँ पे आ जाते हैं। इसी वजह से पहले आसपास की घास को साफ कर देना चाहिए, यानी कि खेत को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। दूसरा, लाइट का ट्रैप आता है, यानी कि ये जो कीड़े होते हैं वो रोशनी की तरफ, किसी भी लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इस माध्यम से उन्हें कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप के माध्यम से इन्हें मार देना चाहिए। ठीक, और सुनिए, धान की ऐसी बीज का हमें चयन करना चाहिए जो रोग प्रतिरोधक हो, जिसके ऊपर उन कीटों का प्रभाव ना हो। ऐसे भी सीड आते हैं, तो ऐसे सीड को हमें रोपना चाहिए जिसकी वजह से उनके ऊपर इनका प्रभाव ही ना पड़े। और पौधों को टाइम से लगाना चाहिए और टाइम टाइम से आपको खेतों को भी साफ करते रहना चाहिए। इसके अलावा धान के खेतों में आपका 2.5% एल्ड्रीन, 5% कोलिंड्रेन और 5 से 10% BHC को लेके उनको मिलाकर इनका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो सिंचाई वाले खेत होते हैं उनमें टाइम टाइम से खनिज तेल डालकर उसका छिड़काव कराना चाहिए। आपने सुना होगा, इनकी वजह से भी जो आपके ये कीट हैं या जो आपके पेस्ट हैं, माफ कीजिएगा, जो आपके पेस्ट हैं वो इनके ऊपर नहीं आते हैं। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, जितना हो सकता था हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और लाइक शेयर में सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। मन कीजिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल नहीं।